सभी लोगों ने बताया अभी कि why this type of activity is very important and why I proposed this idea before the team committee and why we should go for any such training program for the senior residents and senior resident that too not only the academic senior resident but also the non-academic senior resident. मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब हम लोग सीनियर रेजिडेंट थे तो हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक्स में दो सीनियर रेजिडेंट्स हुआ करते थे और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी सीनियर रेजिडेंट थे। एक फीलिंग मन में आती है कि मैंने तो MBA MS कर लिया, अब मेरे को और सीखने की क्या जरूरत है, मैं तो मास्टर हो गया, अब मेरे को सीखने की जरूरत नहीं है, जो मुझे लर्न करना मैंने लर्न कर लिया। मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे हमेशा से लगता था कि ये जो पीरियड मुझे मिला है, जो इंडिपेंडेंस मुझे मिली है, इसको मैं कैसे बेटर यूटिलाइज करूँ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। ऑफ कोर्स जब आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं तो आपको कोई ना कोई गाइडेंस की जरूरत होती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप किसी के भी मन में ये बात नहीं होनी चाहिए कि मैं अब इंडिपेंडेंट हो गया, यदि मेरे ऊपर कोई सुपरविजन रखा जा रहा है। मैं ये इस बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है। लोगों को ये लगता है कि OPD में सीनियर रेजिडेंट के साथ यदि फैकल्टी के साथ यदि सीनियर रेजिडेंट को बैठाया जाए तो शायद कुछ हम गलत काम कर रहे हैं कि सीनियर रेजिडेंट तो इंडिपेंडेंट है, क्यों उनको रेजिडेंट के साथ क्यों फैकल्टी के साथ बैठाया जा रहा है। मेरी सोच अलग है। मुझे ऐसा लगता है सीनियर रेजिडेंट अभी भी स्टूडेंट है और हर फैकल्टी भी अपने आप में एक स्टूडेंट है, क्योंकि हर पेशेंट जो आता है वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। कभी भी मैं ऑर्थोपेडिक्स का हूँ तो कभी भी दो सर्जरी एक जैसी नहीं होती है। सिमिलर यदि नेलिंग करनी है तो हर नेल एक जैसा नहीं होता, हर नेल में कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है। तो हर केस में आपको नई चीज सीखने की होती है और कोई गलती आप बाहर करें उससे अच्छा है कि उस गलती को आप पहले यहीं पे इंस्टीट्यूशन में ठीक कर लें, क्योंकि बाहर आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा और यहाँ पे आपको बचाने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो आपको बचाएंगे। तो गलती आप करिए, करिए से मैंने जानबूझ ना करिए, बट यदि हो जाती है तो उसको बचाने के लिए हम लोग हैं, लेकिन खुल के आपको तभी आपको गलती बताएगा जब आपके ऊपर कोई सुपरविजन हो। तो पहली बात तो ये कि सीनियर रेजिडेंट्स को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे ऊपर कोई सुपरविजन नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने एक इस तरीके का ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा कि आप लोगों के लिए भी अभी शायद जब लोग आप लोग PG रहे होंगे तब आपके लिए भी कुछ इस तरीके का प्रोग्राम हुआ होगा PG स्टूडेंट भी आपके यहाँ हुआ होगा। उसके बाद भी इसकी क्या जरूरत है, तो एक चीज तो ये। दूसरी चीज मैंने कल मैडम से रिक्वेस्ट की थी कि कुछ चीजों को सुपरफिशियली टच करिए, जैसे कि पेटेंट कॉपीराइट पेपर राइटिंग। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस कॉम्पिटिटिव जमाने में जब आप निकल रहे हैं बाहर, जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे, इवन सीनियर रेजिडेंसी का भी आप इंटरव्यू कहीं देंगे, आपसे ये पूछा जाता है कि आपने कुछ पेपर लिखा कि नहीं लिखा, आपने मतलब इस तरीके की एक्टिविटी। तो आपको जो टाइम आपको मिल रहा है उसमें कुछ ना कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट बनाइए, छोटे मोटे पेपर लिखिए और अपने सुपरवाइजर से, अपने गाइड से उसके बारे में लीजिए। तो मैंने रिक्वेस्ट किया, आई एम थैंकफुल टू द ऑर्गेनाइजर्स कि आपने मेरी इस रिक्वेस्ट को माना। इसी तरीके से इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, मुझे बहुत खुशी है ये देखते हुए कि पिछले कुछ समय में मैंने देखा कि हमारे सीनियर रेजिडेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन कर भी रहे हैं और उनको अवार्ड्स वगैरह भी काफ़ी मिल रहे हैं, रिकॉग्निशन मिल रहा है थीसिस के लिए भी, सबके लिए। वो तभी संभव है जब आपका प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही इफेक्टिव हो। और प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होने के कुछ बहुत ही सिंपल क्राइटेरियाज हैं, कोई बहुत बड़ी नहीं है। और ये चीज़ सिर्फ रेजिडेंट को नहीं, ये सिर्फ फैकल्टी मेंबर्स को भी सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम लोग इंटरव्यू लेते हैं तो प्रेजेंटेशन में कई बार ऐसा होता है कि एक ही स्लाइड में 20 लाइनें लिखी होती हैं जो एक भी पढ़ी नहीं जाती हैं। तो
ये अच्छी बात है कि आपने इसको किया। लास्ट चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल। ये एक ऐसी चीज़ है जो पढ़ाने से पढ़ाई नहीं जा सकती, सिखाने से सिखाई नहीं जा सकती, जब तक कि आप रिसेप्टिव ना हो। और ये आपका इंटरनल आपकी इंटरनल फीलिंग जो है, जब तक कि वो नहीं आपको बताएगी क्या सही है क्या गलत है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन स्किल एज डॉक्टर ही नहीं, एज ह्यूमन बीइंग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा हमेशा कहता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, डॉक्टर आप थोड़े से कम भी अच्छे बनेंगे, उसको आप अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं बने वो कोई नहीं सिखा सकता, वो आपको खुद ही मेहनत करनी है। तो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि आप जब अपने पेशेंट से, अपने कोलीग से, अपने जूनियर से, अपने सीनियर से जब बात करें, तो वो बात जो है वो लॉजिकल होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हायरार्की का मतलब कि आप गलत बात को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन अपना डिसेंट को शो करने का भी एक तरीका होता है, अपने डिस्प्लेजर को शो करने का एक तरीका होता है, उस तरीके से ही आप इसको करें। और जो तकलीफ में है, जो पेशेंट है या पेशेंट के अटेंडेंट है, हो सकता है वो इररिलेवेंट बात आपसे करे, लेकिन उसके बाद भी अपने पेशेंट्स को, अपने को कूल रखते हुए, पेशेंट को कंट्रोल रखते हुए आपको कैसे उनसे बात करनी है। इवन आपके जो जूनियर है, मानिए आप एसआर हैं और आपका जो जीआर1 है, और वो जीआर1 किसी दूसरे स्टेट से आता है, उसको खाने की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आप यदि उसके साथ 2 मिनट 10 मिनट बैठ के चाय कॉफ़ी कर लेंगे, पता नहीं आपके कितना होता है, हमारे यहाँ तो पहले होता था कि सीनियर जब राउंड लेता था तो वो मस्त होता था कि सीनियर जो है अपने जूनियर को चाय कॉफ़ी पिलाता ही था। अभी पता नहीं आपके यहाँ राउंड होता भी नहीं होता है तो कितने लोग चाय पिलाते हैं मुझे नहीं पता। तो यदि नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप चाय पिलाएं या ना पिलाएं, यदि आप 2 मिनट बैठ के अपने जूनियर के साथ बात कर लेंगे, उनको सिखा देंगे। बिल्कुल बाला साहब ने 100% सही बात की। मैं एज यूजी और पीजी इस बात को मैं वो करता हूँ कि एक्नॉलेज करता हूँ कि जो भी सीखे, जो भी स्किल है, वो 99% मेरी स्किल कम से कम वो मेरे सीनियर्स ने मुझे सिखाई। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, और बहुत ही मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि सिखाने के लिए ना तो कोई उम्र होती है, ना सीखने के लिए कोई उम्र होती है, ना ही कोई स्टेटस होता है। मैंने प्लास्टर लगाने के लिए ऑर्थोपेडिक के लोग बैठे हैं, प्लास्टर, क्लब फुट का प्लास्टर मैंने प्लास्टर टेक्नीशियन से सीखा, और आज भी हम ऐसे ही लगाते हैं। तो सीखने के लिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, शायद पहले भी दे चुका हूँगा कि मेरा एक GR2 था शायद, और मैं एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक का केस कर रहा था, और मेरी आदत है मैं हमेशा 2 दिन पहले से प्लान करके पढ़ के ये सब करता था। मैं बड़ा पहुंचा, उसने मेरे GR2 ने कहा कि सर यदि आप अलाउ करें तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ ये बता। तो उसने कहा कि सर यदि इसको ऐसे नहीं ऐसे करें, और मतलब उसने कुछ जो मेरी प्लानिंग थी उसके अगेंस्ट उसने बोला कि ऐसे नहीं ऐसे करें। 2 मिनट थोड़ा सा लगा कि सिस्टर भी खड़ी है, सब कुछ सजा हुआ रखा है, इज्जत खराब हो जाएगी, साहब को जूनियर ने कह दिया, साहब भी तो साहब है। बट थैंक्स गॉड कि मैंने अपने आप को, अपने उस एड्रेनलिन को मैंने कंट्रोल किया। मैंने सोचा, विश्वास जानिए, मैंने अपना ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल 5 मिनट्स वेट करने के बाद चेंज कर दिया। और वो लड़का आज कहीं पे बहुत बड़ा प्रैक्टिशनर है, और मैं हमेशा जब भी मैं उससे मिलता हूँ, मैं हमेशा उसको कहता हूँ कि देख, सीखने की कोई उम्र नहीं, मैंने तेरे से सीखा। इसलिए मैं उसको कहता हूँ कि तू भी अपने आप नीचे वालों से सीख। यही बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने आप से सीखिए। तो सीखने की कोई एज नहीं होती है, कोई लिमिट नहीं होती है। हमेशा लर्निंग फेज में अपने आप को रखिए, और इस तरीके के प्रोग्रामों को जो डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें और ज़्यादा होने चाहिए। अभी 50 लोग, 55 लोग शायद इंक्लूड हुए हैं, 200 लोग हैं। मेरे को लगता है कि 6 महीने के अंदर सारे लोगों को कवर हो जाना चाहिए, कि जिससे कि हम लोगों को एक बेटर एटमॉस्फेयर मिले। लास्ट चीज़ बस ये बोलूँगा, कम्युनिकेशन स्किल में कुछ कम्युनिकेशन होते हैं जो बातचीत से होते हैं, कुछ कम्युनिकेशन होते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं। कैसे आपकी बॉडी
बॉडी लैंग्वेज है, कैसे आप कितने कॉन्फिडेंटली आप आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, और क्या कपड़े पहने हैं, शूज पहने कि नहीं पहने, क्या है माहौल, तो बाल ठीक है कि नहीं है। एक आध बार मैं टाइम में गया तो पता ही नहीं लगा कि सो के उठ के आया है, रात नाइट की है उसने कि वो डे में आया है, पता लगा वो डे में आया है। तो कहना भी थोड़ा मुश्किल होता है कि वो कहेंगे कि साहब मेरे को मैडम सो रही है, उनको जगाइए। तो मेरी बेस्ट विशेस हैं आप सबके साथ, और मैं चाहता हूं कि अपनी स्किल को तो आप कभी भी इम्प्रूव करेंगे, जीवन भर इम्प्रूव करते रहेंगे। एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बन के देखिए, जो जिसके मन में पेन होना चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए। यदि आप पेशेंट के पेन को, उसके दर्द को, उसकी भावनाओं को बिना उसके कहे समझ सकते हैं और उस पेन को महसूस कर सकते हैं, तो आप एक परफेक्ट पर्सन हैं, डॉक्टर हैं। यदि आपको लगता है कि अरे ये तो होता है, ये तो मर गया, कोई बात नहीं, मरते ही रहते हैं, कोई बात नहीं, इन्फेक्शन तो होगा ही होगा, कोई बात नहीं, हमेशा रेट्रोस्पेक्ट में देखिए। हमेशा आप जो है वो सबसे बड़ा जज है, आपका मन सबसे बड़ा जजमेंट देगा आपको। आपको पता है कि ये कॉम्प्लिकेशन आपने किया है जिसको आप प्रिवेंट कर सकते थे, पब्लिकली मत एक्सेप्ट करिए, दिल में एक्सेप्ट करिए। अगली बार कैसे नहीं करेंगे ये सोचिए, तो अगली बार वो गलती नहीं होनी चाहिए जो गलती आप करते हैं। एक और एग्जाम्पल लेके बात खत्म करूंगा कि मेरे पास एक फ्रैक्चर टेलस का अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर नेक ऑफ टेलस था। जैसे होता है ना कि आप सीनियर रेजिडेंट बन गए, यूं एक्सरे देखा, सब ठीक है, नॉर्मल करके मरीज को बिना कुछ किए भेज दिया, सब नॉर्मल है। कुछ दिनों के बाद पेशेंट ने फिर आया कि साहब पेन ही नहीं ठीक हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, क्या है ये प्रॉब्लम। और मैंने फिर जैसे अपना एक होता है ना, क्या कहते हैं, हनक, एक हनक होती है ऐसा कि भाई ये जो कह दिया तो कह दिया, नहीं सुनेंगे, ठीक है सब हो जाएगा, ठीक है। वो बेचारा कहीं और चला गया, मेरी टीचर के पास चला गया, वो उसमें प्रैक्टिस हुआ करती थी, तो वो मेरे सीनियर के पास चला गया। तो सीनियर ने मुझे, मतलब जो मेरे टीचर थे उन्होंने मुझे बुलाया कि देख तूने ये देखा था, तो इसमें फ्रैक्चर टेलस है। और तो फिर मैंने कहा कि सर ऐसा, तो मैंने देखा दोबारा, जब मैंने रेट्रोस्पेक्ट में देखा, देन आई फाउंड कि यस देयर इज अ फ्रैक्चर लाइन व्हिच इज अनडिस्प्लेस्ड। अब आज की तारीख में यदि कोई एंकल का एक्सरे मुझे दिखाए तो सबसे पहले मेरी नजर जो है वो टेलस पे जाती है। यदि टेलस ठीक है कि नहीं है, मैं सबसे पहले ये देखता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, अपनी गलती से आपको सीखना चाहिए और कभी वो नहीं होना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। एक सुबह में एक बात कर रहा था डॉक्टर बाला से, मैं उसके लिए ये फोरम पता नहीं ठीक है कि नहीं है, कि हम लोगों ने आपकी सेफ्टी के लिए बहुत सारे, मतलब ये सिर्फ एसआर के लिए नहीं बल्कि सारे लोगों के लिए, और आप अपने ऊपर और नीचे सबको बताइएगा, हमने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं आपकी सेफ्टी के लिए। मेरे को अभी कुछ पता लगा, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ एक दो दिन पहले, और उसमें ये पता लगा कि कोई अननोन पर्सन डॉक्टर्स ड्यूटी रूम में 2 घंटा 2.5 घंटा वेट करता था और किसी ने देखा ही नहीं। मतलब 2-2.5 घंटे तक ना जो कुलीग्स हैं उन्होंने देखा, ना सिक्योरिटी वालों ने देखा, और जो भी कुछ हुआ वो सब आपको पता होगा। मेरा ये कहना है कि यदि सिक्योरिटी के मेजर्स हम लोगों ने वो फिंगर इम्प्रेशन बायोमेट्रिक वाले हमने आपके लिए हैं, यदि आप डोर बंद नहीं करेंगे तो वो तो बेकार है। फिर पता ये लगा कि आप लोग डोर ही नहीं बंद कर रहे हो, खुला हुआ है डोर, तो कोई भी अंदर घुस जाए, कोई भी निकल जाए, फिर बाद में आप स्ट्राइक कर दोगे वहां नीचे जाके कि साहब हमारे साथ ऐसा हो गया। अरे भाई आप अपनी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना कि आप बंद करो। यदि आपको कोई अननोन आदमी बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा है तो कोई ना कोई को बोलना चाहिए कि साहब आप क्यों बैठे हो यहाँ पे। तो ये सब चीजें मुझे ऐसा लगता है ये फोरम नहीं है, लेकिन मैं इस बात को इतने सारे लोगों के सामने शायद ना कह सकता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो प्लीज इन चीजों पे भी थोड़ा सा विजिलेंट रहिए, और 10 लाख फॉर एवरीवन।